अब हम करेंगे 12 नंबर कार्ड। 12 नंबर कार्ड देखिए, ये है 12 नंबर कार्ड। ये कार्ड है अननोन फियर का। अननोन फियर के मैंने 2 कार्ड्स बनाए हैं। ये पहला है 12 नंबर और मैं आपको 13 भी दिखाती हूँ। और ये दूसरा है, ये दूसरा है। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा गड़बड़ हो क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। तो ये 12 नंबर का कार्ड है और ये है 13 नंबर का कार्ड। ये दोनों ही कार्ड फियर के हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए। ये 12 नंबर का जो कार्ड है इसमें है, देखिए ये जो कार्ड है इसका पहले हम 12 नंबर को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए फेस, देखिए यहाँ पे फेस आपको कैसा दिख रहा है। दिस पर्सन कैन टेल यू अबाउट हिज फियर्स। ही नोज हिज फियर्स और ही कैन नो हिज फियर बाय डूइंग सम मेडिटेशन। देखिए क्या है ये कि जो फियर होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो हमें पता है, जैसे मुझे पता है कि मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था। अब मैंने उसे ओवरकम कर लिया है, तो मुझे ये फियर मालूम है कि ये मेरा फियर है। ये मैंने सच बात बोली कि मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था पहले। तो ये फियर मुझे मालूम था कि मुझे है ये फियर। लेकिन कुछ जो फियर होते हैं वो अननोन होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए होते हैं। वो फियर हम नहीं जानते। कई लोगों को आग से डर लगता है, कई लोगों को पानी से डर लगता है। तो ये क्या है, फियर होते हैं कि इंसान को पता है मुझे अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है। ये छोटे छोटे फियर हैं, ये नॉन फियर हैं। तो ये जो है ये कार्ड नॉन फियर का है, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये अननोन फियर का है, ठीक है। तो अभी हम पहले इसको डिटेल में कर लेते हैं। तो ये जो फेस है आपका, जब इसे ये कार्ड निकल के आता है तो ये जिस पर्सन की रीडिंग आप कर रही हैं वो आपको अपने फियर के बारे में बता सकता है। तो उसे बताना है कि आपको कोई फियर है। अगर उसे एट वंस याद नहीं आ रहा तो अगर वो थोड़ा सोचेगा, बैठेगा तो उसे पता चलेगा। उसको गाइडेंस दें, एंजल गैब्रियल जी को प्रार्थना करें कि इसको इसके फियर के बारे में बताएं। तो उसको पता चल जाएगा कि उसका ब्लॉकेज जो है मनी रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ भी क्या फियर है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही, तो शादी के पीछे उसका कोई ना कोई फियर होगा, बचपन से चल रहा होगा। या फिर तो अगर ये वाला कार्ड निकल के आता है तो फिर उसका अननोन फियर है, तो उसको आपको रूट चक्र को हील करना होगा, उसे अफर्मेशन देने होंगे, वो सब होगा। लेकिन अगर ये है तो उसे पता होगा कि उसका क्या फियर है। वो मदर इन लॉ के होने से डरता है या फिर अनजान जगह पे जाने से डरती है। कुछ ना कुछ अगर एट वंस उसे नहीं है तो थोड़ा बैठ के सोचेगी तो उसको समझ आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप मनी इशू में कर रहे हैं या किसी में कर रहे हैं तो ये जो है ये फियर निकालना ईजी रहेगा। तो जो उसका फियर है और अगर उसे फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फियर का ही मेडिटेशन उसे आप दे सकते हैं या फियर के लिए हीलिंग कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपको अपने फियर के बारे में बता सकता है और इजी होगा निकालना। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 हैंड्स हैं, दो। ये देखिए यहाँ से जो शोल्डर चल के आ रहा है ये जगह ये दिख रहा है कि दूसरा हाथ भी इसने रखा है, लेकिन दूसरा हाथ बिल्कुल नहीं दिख रहा और ये वाला हाथ आधा दिख रहा है। तो इन दोनों में जो हिडन हैंड है, हिडन हैंड, उस पर आपका ध्यान जाता है कि हिडन हैंड किधर गया भाई। तो उसमें क्या है, आपको He knows about his fear but he is feeling shy. He does not want to tell you। मतलब कि अगर आपका फेस और इधर हैंड पे ध्यान जाता है तो वो हो सकता है आपको बोले कि मुझे नहीं पता मेरा फियर क्या है, लेकिन उसे पता है, लेकिन वो शर्मा रहा है आपको बताने में। वो फियर, कई चीज़ें हम खुलेआम बोल नहीं सकते हैं, तो उसका फियर जो है वो आपको भी बताने से डर रहा है, दूसरे लोगों को भी बताने से डरता है और खुद भी उस चीज़ के लिए वो शर्मिंदा महसूस करता है अपने अंदर। यानी कि उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी, शाय नेचर होगा उसका, वो खुद डर रहा होगा उसको उस चीज़ को सामने लाने से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ऐसा इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर होंगी। यानी कि वो खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब हम दुनिया से किसी चीज़ के लिए शर्माते हैं इट मीन्स हम उस चीज़ के लिए खुद ही शर्मिंदा हैं अपने आप से।
तो अपने आप को, जब कोई इंसान अपने आप से किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा होता है, इसका मतलब उसे खुद से प्यार नहीं है। नहीं तो इंसान अपनी कमियों को भी खुलेआम बोलता है। अब जो हाफ हिडन हैंड है, जो हाफ हिडन हैंड, ये वाला जो हाफ हिडन हैंड दिख रहा है आपको, इसका क्या मतलब है? ही कैन टेल यू एवरीथिंग बट यू हैव टू शो हिम फेथ ही विल एक्सप्रेस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हील। देखिए मैं यहाँ पर साथ में जो मैंने गाइड बुक दी है उसका भी साथ में पढ़ के आपको बता रही हूँ। देखिए जब ये आपका हाफ हाथ दिख रहे हैं ना, तो इट मीन्स वो आपको अपनी फियर के बारे में बता सकता है, बताना चाहता भी है, लेकिन उसके मन में एक चीज़ है कि आप उसके सीक्रेट्स को सीक्रेट नहीं रखेंगे। तो उसे विश्वास दिलाइए कि हम इन चीज़ों को आगे शेयर नहीं करते हैं, हम इन चीज़ों को कर्मा में मानते हैं। तो क्योंकि होता है ना, कभी कभी एक ही फैमिली के लोग आते हैं तो उनको ऐसा होता है कि हमारी बात किसी को कह देंगे ये, या फिर उनको ऐसा लगता है कि कल को मैं किसी को लेके आऊँ, उसके साथ रिलेशन अच्छा हो, या मेरी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो उन्हें फेथ दिखाइए, मतलब ये हाथ दिख रहा है तो वो बताना ही नहीं चाहता, शर्मिंदा महसूस हो रहा है, ये है तो उसको जो फियर है उसके अंदर वो बता सकता है, लेकिन उसको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ये है। ठीक है, तो आपको इस केस में कैसे हील करना है, उसके साथ थोड़ा बात करें, जैसे काउंसलिंग की जाती है उस तरह से करें, उसको इंटरेस्ट दिखाएं, उसके का रूट चक्र हील करें, सब कॉन्शियस माइंड हील करें, और उसकी थाइस को हील करें। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए घुटनों को हील करना है, शोल्डर्स को हील करना है, थ्रोट चक्र को हील करना है, और कार्मिक हीलिंग करनी है। यहाँ आपको ये सब समझ नहीं आया तो गाइड बुक में सब मैंने लिखा हुआ है। अफर्मेशन है, आई एम सेफ, लवेबल एंड फियरलेस, आई एम रेडी फॉर माई हैप्पी एंड सेफ फ्यूचर। ठीक है, ये सब बुक में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम देखते हैं जो अननोन फियर का ये जो है दूसरा कार्ड है जो, ठीक है, 13 नंबर कार्ड है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। अभी जो नए कार्ड बने हैं उसमें नीचे आ रहा है, क्लियर नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, ये है अननोन फियर का ये दूसरा कार्ड है। Fear which has no base, like someone is afraid of a fan, but on the other hand saying why the fan will fall down, means argument, disharmony in the mind, means some unknown fear is in the mind which is blocking him, means अननोन फियर भी अब दो तरह के हैं। क्या है कि जैसे आपको पता है कि मुझे ऊपर पंखा चल रहा है तो डर लगता है पंखे के नीचे सोने से कि पंखा गिर जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ है उसके दिमाग में ये है कि ऐसा क्यों होगा, इतने सालों से पंखा लगा हुआ है क्यों गिरेगा, लेकिन फिर भी वो डर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आए हैं जो इस फियर को समझते हैं, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है लेकिन मुझे क्यों कोई कुछ कहेगा, तो आर्गूमेंट दिमाग में चल रहा है। एक ये हो गया अननोन फियर, फियर सामने है लेकिन उसका रीज़न नहीं है सामने, उस फियर को रिजेक्ट कर रहे हैं माइंड में, लेकिन फिर भी फियर है सामने। एक ये फियर होता है, और ये मेरे फ़ोन अभी मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, कभी बहुत इमरजेंसी केस आ जाता है। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि 2-2.5 घंटे की वीडियो बना रही थी, जैसे ये वीडियो भी बहुत लंबी है, और इमरजेंसी केस आया था तो मैंने कॉल रिजेक्ट कर दिया था या एरोप्लेन मोड पे था, ऐसा हुआ था, तो इसलिए मैं अब कॉल भी बंद नहीं कर सकती। खैर, तो इस तरह के कि फियर मालूम है, रीज़न नहीं मालूम है, तो इस तरह की जो फियर इसमें निकल कर आ रहा है, तो या तो आपको वो पर्सन बताएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ से डर लगता है, लेकिन क्या है डर, मतलब वो काम कर भी रहा है लेकिन डरते डरते कर रहा है। ठीक है, पंखे के नीचे सो रहा है लेकिन डरते डरते सो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे फियर होते हैं। अब हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो आप इसकी ओनली हैंड, अगर आपको पूरा हैंड दिख रहा है, पूरे हैंड पे कंसंट्रेशन जा रहा है, उसकी आर्म पे, हैंड पे, पूरा हैंड हाईलाइट हो रहा है आपको, तो इसका मतलब है फियर टू गो आउट एट नाइट बट व्हाट इज़ फ्राइटनिंग हिम, लेकिन ओनली फियर, मतलब फियर है बस, उसको रात को जाने में अकेले डर लग रहा है, अंधेरा है, अंधेरे में डर लगता है, जबकि उसको पता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, फिर भी उसको फियर है, खाली फियर है। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 उंगलियां हैं, तो बिग फिंगर
जो सबसे बड़ी वाली फिंगर है, जो हमारी मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं हम, लास्ट बर्थ फियर। तो इसका मतलब अगर आपको इन सब में सिर्फ वही हाईलाइट हो रही है, होता है ऐसे, अगर आप रीडर हैं, रीड करते हैं कार्ड, तो आपको मालूम होगा, ये आपको ये चीज़ आपने नोट की हुई होगी कि पूरे कार्ड में कभी कभी कोई चीज़ एकदम हाईलाइट होकर आती है। तो उसमें क्या है कि लास्ट बर्थ का फियर है, कोई फियर नहीं पता चलेगा उसे क्या है, तो वो लास्ट बर्थ का है, तो इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सलाह दे सकते हैं या फिर आप कोड कट करके हीलिंग कर सकते हैं। थम, अगर इसके थम पे आप जा रहे हैं तो फियर ऑफ लोनलीनेस, इसको अकेलेपन का डर है। जैसे मान लीजिए उसको जॉब मिल रही है कहीं पर, वो नहीं कर रहा है, तो उस मतलब उसको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जॉब जो है बाहर जाके लग सकती है, कहीं अलग जाके, लेकिन उसको अननोन फियर जो है वो अंदर ही अंदर ये है कि मैं फैमिली से अलग नहीं जा सकता, इस तरह का कोई उसके अंदर फियर है। मैं रिलेशनशिप को लेकर है कि भी हाँ मैं फैमिली से अलग हो जाऊंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, लोनलीनेस, अकेले, मेरे दोस्त छूट जाएंगे, मेरा ये छूट जाएगा, तो अकेलेपन का जो है उसको डर है। लेफ्ट फिंगर ऑफ बिग फिंगर, मतलब जो बिग फिंगर है उसकी, इस कार्ड में लेफ्ट फिंगर जो है उसको देखिए, फियर ऑफ लॉस्ट पर्सन और एनीथिंग, इसको जो है जो थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है ना फिंगर, ठीक है, मैं आपको एक बार फिंगर ही दिखा देती हूँ, ये है, ठीक है, यहाँ से जो लेफ्ट फिंगर है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसके लेफ्ट में, हमारा राइट है अगर हम सामने से देख रहे हैं तो इसका ये लेफ्ट है, ये वाली फिंगर। इसका क्या मतलब है कि इसने किसी चीज़ को खोया होगा पहले, तो इसको खोने का डर है, इसको ऐसा डर है कि मैं ये चीज़ खो दूंगा, मैं ये नाम खो दूंगा, अपनी फैमिली मेम्बर खो दूंगा, या फिर किसी चीज़ के खोने का डर है, आत्मसम्मान खो दूंगा, कोई भी फीलिंग, किसी चीज़ के खोने का डर है इसको, ठीक है। राइट फिंगर ये वाली फिंगर जो है ये इमोशनल फियर है, इमोशनल फियर, ठीक है, इमोशनल फियर यानी कि मन से वो डरा हुआ है और मन में उसके जो है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं कोई गलत कर्मा क्रिएट ना कर दूं, मैं अपना फ्यूचर बर्बाद ना कर दूं, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं, इस तरह की चीज़ें जो इमोशनल फियर होता है ना वो है। स्मॉल फिंगर ये फिंगर यानी कि ये जो फियर उसको किसी भी चीज़ का है वो हैप्पी है उसके साथ। मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे फियर होते हैं जिनको हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे फ़्लाइट का डर था, मैं फ़्लाइट में नहीं बैठती थी, तो इतने सालों में मुझे कभी इस फियर को ओवरकम करने को महसूस ही नहीं हुआ, मुझे लगा ही नहीं कि कभी मुझे इस फियर को ओवरकम करने की ज़रूरत है। मैं हैप्पी थी उसके साथ, ठीक है तो है, क्या करना है, ट्रेन से चले जाते हैं सब जगह। तो ऐसा फियर जिसका लाइफ पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है अभी, लेकिन जो फियर होते हैं वो हमें ओवरकम करने होते हैं। तो भगवान ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है, ऐसी डेस्टिनी हमारी क्रिएट करती हैं चीज़ें कि हमें उन फियर का फेस करना ही पड़ता है। मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई और अब जब उन चीज़ों को फेस किया तो अब वो फ्लाइट का डर निकल गया है। मतलब हमने जो इस जन्म में बर्थ लिया है ना, वो बर्थ इसीलिए लिया है कि हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को, सारे ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सकें। तो ये जो फियर जिसके साथ वो हैप्पी है या उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है तो है, जाने दो, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी लाइफ में, ताकि उसे हटाया जाए। क्योंकि जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं आप उसे हटाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा कि ठीक है पड़ा है तो पड़ा रहे, है तो नेगेटिविटी, है तो ब्लॉक, तो उसे क्लियर करने के लिए मुसीबत में डाला जाएगा वो, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी कि आपको वो काम करना ही पड़ जाए। तो आपको ये जो है इसको कवर करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम आई हुई हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। मैं यहाँ बताऊँ मेरे साथ भी ऐसी कोई चीज़ें हुई कि मुझे वो फ्लाइट में बैठना ही पड़ गया।
ठीक है, तो अब वो स्टोरी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब आते हैं हम 14 नंबर कार्ड। 14 नंबर कार्ड आपको क्या बताता है? वास्तु दोष। देखिए इसमें डायरेक्शन बता रहा है, ये है, ये डायरेक्शंस बता रहा है, घर है पीछे, ये वास्तु दोष है। वास्तु दोष क्या होता है कि हमारे घर में जो है सभी एलिमेंट्स का प्लेस होते हैं। अगर वो चीज़ें अपनी डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है तो एनर्जी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन फिर भी कई लोगों के घर में ऐसी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है क्योंकि वो एनर्जी कहीं और सेटल डाउन हो रही होती है। क्योंकि वास्तु दोष में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। कभी कभी आप कोई सीनरी अनजाने में ऐसी जगह लगा लेते हैं तो उससे वो दूसरी एनर्जी सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो वास्तु दोष अगर है भी, जैसे कि मान लीजिए अग्नि की जगह साउथ है, तो लेकिन यहाँ पर मेरी बात में मत जाइएगा क्योंकि मैं वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके लिए आपको वास्तु एक्सपर्ट से ही मिलना होगा। लेकिन ये मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपने कहीं पढ़ा कि अग्नि की डायरेक्शन साउथ है और आपकी वहाँ पर अग्नि नहीं है, यानी कि गैस आपकी कहीं और है, लेकिन आपकी लाइफ सब कुछ अच्छे से चल रही है, आपके घर में सब कुछ अच्छा है, तो फिर वास्तु दोष को मत समझिए क्योंकि वो एनर्जी कहीं और सेटल डाउन हो रही है। क्योंकि ये जो वास्तु दोष होते हैं वो लोग आपको हमेशा ही वो चीज़ें चेंज करने को नहीं बोलते हैं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है। घर बार बार चेंज करना, घर में सारी चीज़ों का चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, तो उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होते हैं और वो सॉल्यूशन कभी कभी आपके घर में ऑटोमेटिकली भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को खास ध्यान रखिए। तो इसमें सिंपली वास्तु दोष है और इसको ज़्यादा डिटेल के लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी क्योंकि उसके लिए पूरे घर की डायरेक्शंस देखनी होती हैं। लेकिन हाँ, हील करने के लिए आप वास्तु दोष हीलिंग कर सकते हैं और वास्तु जो एक्सपर्ट हैं उनसे मिल सकते हैं। अगर आप हीलिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो किस तरह से करना है मैं बता देती हूँ। जो आपका घर है, ठीक है, वहाँ पर आप ड्रेन नेगेटिव एनर्जी आप उसमें अपने घर के हर सेंटर से डेली नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए। घर से नेगेटिव एनर्जी को किस तरह रिमूव करना है, घर के हर कोने में, हर रूम में किस तरह से आपको हीलिंग करनी है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मैंने इसकी सारी वीडियोस जो हैं, अगर आप रेकी हीलर हैं या कोई हीलर हैं तो मैंने इसकी सारी वीडियोस डिटेल में बना रखी हैं, मेरे चैनल पर फ्री हैं, आप वो देख सकते हैं। तो घर में से नेगेटिव एनर्जी कैसे रिलीज करनी है, हर कमरे में से कैसे नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वास्तु टिप्स भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर आपके घर में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सिंपली यूट्यूब से वीडियोस देख के मत कीजिए क्योंकि मैंने भी कई चीज़ों के लिए ट्राई किया लेकिन उसमें कोई कहीं कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक ही को एंजल से परमिशन लीजिए कि एंजल को बोलिए कि मुझे गाइड कीजिए और मुझे सही वास्तु एक्सपर्ट दीजिए, फिर उसी को ही फॉलो कीजिए, भले वो कैसा भी हो। और इसके लिए अफर्मेशन से अगर आप करना चाहते हैं तो आई लव माई हाउस, आई एम सेफ, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस इन माई हाउस। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा मंदिर ही है क्योंकि हमारी सब ज़रूरतें वहाँ पूरी हो रही है। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी की वजह से हम घर को दोष देना, उसके बदले में भला बुरा कहना, ये अच्छा नहीं है। तो हम अब चलते हैं अगला 15 नंबर कार्ड पे। जो 15 नंबर कार्ड है वो है चक्रा हीलिंग। चक्रा यानी कि इस पर्सन की चक्रा डिसबैलेंस है और ये जो मेन 7 चक्रास हैं इस पे आप जो लाइट आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करा रही है, इट मीन्स वो चक्र आपका इनबैलेंस है, उस पर्सन का इनबैलेंस। ठीक है, और चक्रा के बारे में आप सब जानते होंगे क्योंकि आप हीलर हैं तो या टैरो कार्ड रीडर है तो भी चक्रा के बारे में जानते हैं। इसको हील करने के लिए आप चक्रा फ्लश, क्लीन चक्रा, बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, सब हैं। अफर्मेशन है ऑल माई 7 चक्रा आर द राइट कलर शेप साइज, यानी कि ऑल माई 7 मेजर चक्रास आर ऑफ द राइट कलर शेप एंड साइज। मीन्स इसको हिंदी में बोलें तो मेरे 7 चक्र जो हैं सही कलर, सही शेप, सही साइज़ के हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 16 नंबर कार्ड है
16 नंबर कार्ड क्या कहता है, ओरा के बारे में कहता है। ओरा के बारे में भी आप हीलर हैं, अच्छे से जानते हैं, और ओरा के बारे में आजकल सब जानते हैं। ये कार्ड्स अगर आप ले रहे हैं तो इट मीन्स आप ओरा चक्रा के बारे में जानते हैं। नहीं तो ये सब ये जो आप कोर्स देख रहे हैं, वैसे तो मैंने ये कार्ड जो है अपने कोर्स के लिए बनाए थे। मेरा एक लाइफ एनर्जी इंजीनियरिंग कोर्स है जिसमें मेरे 10 कोर्स हैं। उसका ये फर्स्ट पार्ट है, फाइंड रूट कॉज। उसके बाद मेरा ओरा का भी डिटेल है, चक्रा का डिटेल है, सब चक्रा में भी 114 चक्रा के बारे में बताया जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था और मैंने कार्ड्स बनाए। फिर मुझे ऐसा गाइडेंस आई कि इसे पब्लिक में भी देना चाहिए, सिर्फ वो कोर्स करने वालों को नहीं देना चाहिए। तब मैं ये पब्लिक में लेके आई। तो ये जो है ओरा है, इसमें आपको 4-5 सिंबल मिलेंगे। पहला देखिए क्या है कि जो इस पर्सन के चारों ओर लाइट है, ये लाइट, ठीक है, 2 ये लाइट है, जो ये वीक ओरा बता रहा है। वीक ओरा का मतलब क्या है कि दूसरों की एनर्जी बहुत ज़्यादा कैच कर रहा है। अब लेयर्स, अगर आप पूरा लेयर्स को देखते हैं तो लीकेज है, इसका मतलब कि इसके में लीकेज है, यानी कि ये पर्सन बहुत हीलिंग करता होगा, अपनी बहुत हीलिंग करता होगा भले, या फिर दूसरे इसकी करवाते होंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी एनर्जी लीक हो जाती है। डार्कनेस, देखिए ये जो डार्कनेस आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी इन ओरा इंडिकेट्स ब्लॉक ओरा, यानी कि ओरा ब्लॉक है। तो आप हीलिंग कर रहे हैं, ओरा क्लीन कर रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी डाल रहे हैं वो ब्लॉकेज की वजह से पूरे पॉइंट्स में नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। और इसके लिए आप ओरा फ्लश है, रिपेयर है, मेंटेन है, प्रोटेक्ट है, ये सब करना पड़ेगा आपको। अफर्मेशन है, माई ओरा इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ब्राइटर एंड ब्रॉडर। मेरा ओरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चमकदार हो रहा है और बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी 17 नंबर कार्ड, डीएनए प्रॉब्लम। डीएनए मतलब एंसेस्टर प्रॉब्लम है। डीएनए क्या होता है कि ये डीएनए एक किस्म का मैसेंजर होता है। मैसेंजर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये इन्फॉर्मेशन लाता है कि तुम्हारी जनरेशन में, तुम्हारे पूर्वजों में किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, कैंसर की प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, धन की प्रॉब्लम चल रही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक में हो। ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक जनरेशन को है, कई बार ऐसा होता है कि या तो बेटे को है, फिर बेटे के बेटे को नहीं है, फिर उसके बच्चों को है, मतलब थर्ड जनरेशन में, एवरी थर्ड जनरेशन। इस तरह से कई जो होते हैं ये मैसेज लेकर आते हैं, मतलब हमारी बॉडी को मैसेज देते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये डीएनए प्रॉब्लम कहलाती है, जिसे आप हेरिडिटी भी कहते हैं। अब अगर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके आगे की जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में आप इसको कोर्स में समझ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बड़ी है। कई लोग तो हेरिडिटी समझ के इसको छोड़ देते हैं कि भाई हाँ ये तो भुगतनी ही है, ठीक है। तो और होता भी है ये प्रॉब्लम जिसको आती है, कई बार ये होता है कि जो मेल पर्सन है उसको नहीं रहेगी, एवरी 10th जनरेशन भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, एक पैटर्न सा बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हीलिंग के लिए तो इसको हीलिंग करने के लिए देखिए ये वाली बुक जो है आपके साथ में है, मैं इसको साथ में ही रख के कर रही हूँ ताकि आपको इसका इंग्लिश का भी आपको साथ साथ में बता सकूं। तो ये जो डीएनए है इसको हील करने के आप डीएनए हीलिंग कर सकते हैं, रूट चक्र को हीलिंग कर सकते हैं, वॉर्म हीलिंग कर सकते हैं। और वॉर्म हीलिंग क्या होता है कि जब मदर के वॉर्म में होता है तो आप उस टाइम पे टाइम ट्रैवल हीलिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने इस बुक में नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आपने कुंडलिनी रेकी किया है तो उसमें एक डीएनए हीलिंग स्पेशल होता है 3rd लेवल में, वो कर सकते हैं। और आपको हीलिंग में डीएनए के तरीके भी बताए होंगे कि कैसे हील करना है, नहीं तो बहुत सारी बाइनरी बीड्स और वो सब बहुत कुछ है आजकल। और इसके लिए अफर्मेशन जो है, माई डीएनए इज़ हील्ड नाउ, ठीक है। अब देखते हैं हम 18 नंबर कार्ड। 18 नंबर कार्ड आपको देख के पता चल गया होगा ये कार्ड क्या है। ये है प्लैनेट का कार्ड। प्लैनेट यानी कि ग्रह दोष।
ग्रहों का असर, प्लैनेट्स का असर। तो ये जो है ये आपको जो ग्रहों का असर है, ये ग्रहों की स्थिति हर पूर्णिमा पे भी बदलती है, हर साल बदलती है। तो इनकी पोजीशन के चेंज होने से एनर्जी इनबैलेंस होती है। तो आपने सुना है ग्रहों का भारी होना है, तो ग्रहों को इंटरेस्ट नहीं है हमारी लाइफ बर्बाद करने में, लेकिन जो उनका जो भारी है का मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी जो है हमारी एनर्जी से मैच नहीं हो रही, हमें उसकी एनर्जी ज़्यादा हैवी लग रही है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कीजिए। जोडिक साइन रेकी होती है, वो हीलिंग दे सकते हैं। सिंपली हीलिंग से प्लैनेट चक्रा को भी हील कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट जो होता है हमारे चक्रा से कनेक्टेड होता है। हमारा सारे चक्र जो मेजर चक्र हैं 7, वो हमारे ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं। तो सिंपली अगर आप 7 चक्र हीलिंग करेंगे तो भी ये ग्रह हील होते हैं। नहीं तो जोडिक साइन हीलिंग भी अलग से होती है, एक चक्रा हीलिंग होती है। ठीक है, और न्यूमरोलॉजिस्ट से आप कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि हर साल जो नंबर्स के इस अकॉर्डिंग राशियाँ चेंज होती हैं, उससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसका जो अफर्मेशन है वो है आई एम अलाइंड विद ऑल प्लैनेट, मैं सभी ग्रहों की ऊर्जा के साथ संतुलित हूँ। ठीक है, अगला है, इसे देख के आपको पता चलेगा क्या है ये, कर्मा का मैंने बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है। कार्मिक हीलिंग भी मेरे चैनल पे फ्री। यहाँ आप जितने भी देख रहे हैं, ये जितनी भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना, इनमें मैक्सिमम इश्यूज़ पे मैंने फ्री हीलिंग मेरे चैनल पर दे रखी है। आप चाहें तो वो वीडियो भी अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्मा है ये बहुत तरह के होते हैं, कई हमारे साथ इग्नोरेंस में हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा वीडियो है, इसका मैं एक वीडियो एक्सप्लेन करते हुए बनाऊंगी कि कर्मा कितनी तरह के होते हैं, इफ़ेक्ट कर्मा के कितनी तरह के होते हैं। यहाँ करेंगे तो बहुत ही डिटेल हो जाएगा। ठीक है, डिटेल तो ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट 10-15 दिन में इसको एक वीडियो बनाकर चैनल पर डालने वाली हूँ। अदरवाइज़ अगर आपने ये पूरा कोर्स किया है मेरा फाइंड रूट कोर्स का, तो उसमें तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं ये कर्मा के कार्ड को पढ़ना कैसे। देखिए, इसमें आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये पूरी की पूरी तुला, एक ये नीचे, इसको बोलेंगे डाउन, और ये है अप। तो अभी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अपर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो अगर आपका ध्यान जा रहा है इस पर, ठीक है, तो आप लोग अपने कार्ड भी साथ में लेके बैठेंगे ना, तो बहुत अच्छे से फीलिंग आएगी आपको। और आप ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी एनर्जी भी आपके उन कार्ड्स में मैच हो जाएगी। ठीक है, तो हैवी कर्मा विच आर डन नोइंगली, मतलब जानबूझ के किए गए कर्मा, जो हम एक होते हैं अनजाने में कर जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि देखिए, सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कर्मा होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो हम अनजाने में कर जाते हैं, एक जो हम जानबूझ के करते हैं। अब जो जानबूझ के कर्मा किए जाते हैं, उनका इफ़ेक्ट जो है वो तो हमें भोगना पड़ता है, लेकिन हीलिंग करने से उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जो उसका प्रभाव है वो अलग हो जाता है, और जो अनजाने में किए गए होते हैं उनकी हमें माफ़ी मिल जाती है। अब जो जानबूझ के किए गए कर्माज हैं, उनके प्रभाव 2 तरह के होते हैं। एक प्रभाव होता है जो हमसे और भी बुरे कर्म कराता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी को बुरे कर्मा के उसमें उसको डिप्रेशन मिल गया। अब डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो अपने आसपास वालों को भी डिस्टर्ब करता है, तो वो इसमें और भी बुरे कर्म कर रहा है। एक होता है जो बुरे कर्म का प्रभाव, एक होता है जो अपने कर्मा को हील करने का मौका मिलता है। हम उन कर्मा को हील करते हैं, दूसरों के सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है, जिससे कि हम दूसरों की उन चीज़ों को सहन करते हुए भी वो चीज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम जिन्हें जानबूझ के किए हुए कर्मा के लिए हम हीलिंग करते हैं, तो जो अगर हमें इसका इफ़ेक्ट और बैड कर्मा करने में मिल रहा है, तो उसकी जगह हमें शांतिपूर्वक अपने कर्मा को भुगतने का मौका मिलता है। यानी कि लाइफ के ऊपर उसका और इफ़ेक्ट नहीं आता। मान लीजिए आपको कर्मा के प्रभाव में 3 साल का कुछ गैप मिला है, बैड चीज़ मिली है, तो आप वो 3 साल उसमें से निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद एकदम ब्राइटर फ्यूचर होगा।
और अगर आप हीलिंग नहीं करते हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, फॉरगिवनेस नहीं करते हैं, तो फिर जो 3 साल में वो इफेक्ट, वो जो कर्मा है वो तो आपने भोग लिया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आगे की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। और अगर आपका ये नीचे वाला जो है, ये आप सॉरी मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा शायद गलत बता दिया, जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे जाती है, यानी कि ये नीचे वाला जो है ना वो हैवी कर्मा है, बैड कर्मा, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा है। तो हैवी चीज़ से तो नीचे जाता है ना, तो ये बैड कर्मा है जो नीचे जा रहा है, हैवी कर्मा है। ठीक है, और जो ये हल्का वाला है ऊपर है, ये गलती से किए गए, बाय चांस किए गए कर्मा है। अब बाय चांस किए गए, गलती से किए गए कर्मा में भी 2 चीज़ें होती हैं। जो गलती से जब हम कर्मा कर जाते हैं बुरा, तो उसमें कई बार हम अपने माइंड में ब्लॉक बना लेते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें भी अब आगे चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कई लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं और से ब्लॉक नहीं है, आपका जो अवचेतन मन है वो अपने आप को उस लायक समझ नहीं रहा है, इसलिए आपके काम आपके पास जब चीज़ें आने लगती हैं वो उनको दूर कर देता है। एक होता है अनजाने में कर्मा हो जाते हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता उनके बारे में, तो उस तरह के भी कर्मा होते हैं। अब इनको हील कैसे करना है? हील करने के लिए आप कार्मिक रे की हीलिंग कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी फ्री है, या आपने कोर्स किया है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो जो सिंपली रेकी है उससे भी आप हील कर सकते हैं। हील करने के लिए अगर आपने करुणा रेकी किया है तो जोनार, हालू और शांति सिंबल का प्रयोग करें। घुटने, किडनी, शोल्डर और अफेक्टेड एरिया, मतलब फिजिकल बॉडी में कुछ इफेक्ट आ रहा है तो वो, और रिलेटेड चक्रा को भी आप हील कर सकते हैं। यानी कि कर्मा अगर वो रिलेशनशिप रिलेटेड झेल रहा है तो सोलर प्लेक्स को, सॉरी सैक्रल चक्र को हील करना ज़रूरी है। तो इसलिए रिलेटेड जो भी है, मनी का झेल रहा है तो रूट चक्र को हील करना ज़रूरी है। ठीक है, अब अफर्मेशन, I am free from all bad karma done knowingly or unknowingly. If anybody is suffering from karma done against me, I set him free. जिस तरह से हम किसी के साथ बुरे कर्म कर रहे के झेल रहे हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी कोई बुरे कर्म करके झेल रहा होगा, तो हमें उन्हें भी आज़ाद कर देना चाहिए। तो इसका हिंदी में क्या रहेगा? मैं सभी जाने अनजाने किए गए कर्मों से आज़ाद हूँ, और मेरी वजह से अगर कोई कर्मा भोग रहा है तो उसे भी मैं आज़ाद करता हूँ। और आगे से ये लाइन मैंने इसमें बुक में नहीं लिखी है, मुझे बेध्यान आई आपको बोलने की। हम कर्मों की माफ़ी मांगते हैं लेकिन फिर आगे बैठ कर्मा करते हैं, तो उसके लिए भी एक ज्ञान लें कि आगे भी मैं कोई बुरा कर्म ना करूँ, मेरा ज्ञान इस तरह से बढ़ रहा है। 20 नंबर कार्ड, 20 नंबर कार्ड है सोल कॉन्टैक्ट। सोल कॉन्टैक्ट आपने सुना होगा कि हम इस दुनिया में आने से पहले ये चीज़ खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कब शादी करनी है, कब हमें कौन सा लेसन किसके थ्रू सीखना है, ये भी आकाशिक रिकॉर्ड में आपको सिखाया जाता है चीज़ें। तो ये जो है उसका है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो आप खुद चुन कर आए हैं कुछ लेसन्स को सीखने के लिए। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। ये जो रेन कोट पहना है इस पर्सन ने, रेन कोट क्या कहता है? हाइडिंग हिमसेल्फ फ्रॉम लर्निंग, मतलब डोंट वांट टू हील, मे बी सम हैविंग सम अटैचमेंट, मतलब कि ये जो है कि ये बोल के अपनी चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम है वो इसलिए चुन के आया था कि उसे कुछ लेसन सीखने थे, लेकिन अब उसे कई चीज़ों से अटैचमेंट हो गया। क्या होता है ना कि अगर हमें किसी पर्सन से कोई लेसन सीखना है, तो जब हम उस पर्सन से वो लेसन सीख लेते हैं लाइफ का, तो उससे फिर हम दूर हो जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ अटैचमेंट है किसी चीज़ की, तो वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उस लेसन को सीखना ही नहीं जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्सन की शादी अटकी हुई है और वो ये लेके आया था कि एक लड़की से धोखा मिले उसे, और फिर वो रिलेशनशिप की अहमियत को समझे, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखे, और फिर उसके बाद उसकी शादी हो। लेकिन उसके अवचेतन मन में ये है कि जैसे ही मैं लेसन सीख लूँगा ये लड़की तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो इसलिए वो उस चीज़ को सीखना ही नहीं चाह रहा। तो इस तरह से कई चीज़ों से ब्लॉक हो सकता है, मनी से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। अब है सर्कल क्लॉक लाइक, मतलब सर्कल क्लॉक लाइक। देखिए इसमें ना बहुत सारे सर्कल हैं, ये वाले जो सर्कल है ना, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इन सर्कल्स को। ये जो सर्कल हैं
ये अब मैं ये ध्यान से देखिए, जब भी बोलती हूँ ना तो एक पर्सन आता था टीवी पे बोलता था ध्यान से देखिए, इस आदमी को वो याद आ जाता है। ये देखिए, ये जो सर्कल है क्लॉक टाइप, मतलब घड़ी बनी हुई है, एक किस्म से घड़ी जैसी है। मुझे ये घड़ी जैसे सर्कल दिख रहे हैं। ये है, ये है, ये खाली वाला नहीं, ये ऑरेंज वाले, ये वाला, ठीक है। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है ही हैज़ लॉक्ड हिज विश विद टाइम। उसने अपनी जो विश है वो टाइम के साथ बांध रखी है, यानी कि उसने बोला हुआ है कि मेरा घर बनेगा, मैं 45 साल का हूँगा तब, मेरी शादी होगी जब 23 साल का हूँगा तब। तो मतलब टाइम के साथ बांधा हुआ है उसने अपनी विश, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है। वाइट जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ना, जैसे ये देखिए, ये वाइट सर्कल, ये वाइट सर्कल, ये वाइट सर्कल, ये वाइट सर्कल, ये सर्कल जो हैं, ये वाइट सर्कल्स जो हैं, देखिए कभी कभी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में होती हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ही सिंपल रखते हैं तो उतनी डिटेल चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको। तो अगर आपको डिटेल चीज़ चाहिए तो थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर अब आप जब पढ़ने लग जाते हैं तो इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाती है, कई लोगों को गाइड बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अब देखिए वाइट लाइट सर्कल, क्योंकि जब मैंने ये कार्ड्स मुझे मिले थे, मैं कहूँगी जब मैं इनको हाथ में रखती थी तो ये एक एक चीज़ उभर के आ रही थी मेरे को, और उसका सिंगल जो है, जो मैसेज है वो जैसे मुझे कानों में गूंज रहा था। तो इस कार्ड में ही मुझे इतने सारे सिंबल्स मिले। तो वाइट लाइट अराउंड सर्कल, तो ये क्या है, ही हैज़ लॉक्ड विशेस विद सम लेसन्स। उसने लेसन्स के साथ अपनी बांध रखी है कि जब तक मैं पैसे की कदर ना करूँ तब तक मुझे पैसा ना मिले, जब तक मैं औरत की रिस्पेक्ट ना करूँ मेरी शादी ना हो, जब तक मैं अपने हस्बैंड के लिए जो कुकिंग ना सीख लूँ अच्छे से तब तक मेरी शादी ना हो। इस तरह से मतलब विश के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब है येलो सर्कल, जो येलो सर्कल है क्लॉक जैसे नहीं है, ये वाले येलो सर्कल हैं, ये क्लॉक जैसे येलो सर्कल्स हैं, ठीक है। ये हैं, ये क्या कह रहे हैं, डिवाइन इज शोइंग हिज पाथ बट ही इज़ नॉट विलिंग टू, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। मतलब भगवान तो उसको रास्ता दिखा रहा है, उसको बता रहा है कि तेरा ये रास्ता, ये तू चुन के आया है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा। तो इस केस में उसको मेडिटेशंस करनी चाहिए ताकि उसके थर्ड आई ओपन हो, थोड़ा सा कनेक्शन हो, तो उसे समझ में आए चीज़ें, ठीक है। वाटर, जो ये नीचे पानी दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा वाटर, ठीक है। ये जो पानी दिख रहा है, वाटर इज़ मूविंग इन द सेम प्लेस, मतलब एक ही जगह पे घूम रहा है। आप इस पानी को देखिए, आगे नहीं जा रहा, एक ही, जैसे ये बीच में खड़ा हुआ है, ये थोड़ा हिलता होगा तो पानी हिलने लग जाता होगा, तो अपनी ही जगह पे हिल रहा है। हिज एनर्जी इज सर्चिंग फॉर ए वे टू हार्ट, हिज सोल इज़ फाइंडिंग वे, मतलब कि वो रास्ता ढूंढ रही है, इसकी आत्मा जो है रास्ता ढूंढ रही है, उसको रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और उसे इवन ये भी नहीं पता है कि गॉड है, भगवान है, हमें गाइड कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता है। तो मतलब अभी बहुत दूर है मंजिल, ठीक है, मतलब रास्ता ढूंढ रही है अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ये नहीं पता कि गॉड है, एंजल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में भी जो सुनते भी हैं लेकिन बिलीव भी नहीं करते, ठीक है। क्योंकि आजकल ये व्हाट्सअप और इन सब चीज़ों से बातें तो बहुत बढ़ गई हैं, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, लेकिन बिलीव फिर भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन गाइडेंस है उसको, भगवान उसको बार बार याद दिला रहा है, एंजल्स बार बार याद दिला रहे हैं, है वो अंडर गाइडेंस। मतलब जैसे ही उसका कुछ नुकसान होने वाला होता होगा ना तो वो संभल जाता होगा, दिन भले बुरे बिता रहा हो, जैसे ही उसका काम बिगड़ने लगता होगा, उसका काम बन जाता होगा, पैसे की वजह से नुकसान होने वाला तो होगा, पैसा मिल जाता होगा। इसका मतलब कि एंजल गाइडेंस, भगवान की गाइडेंस है उसको, लेकिन वो अवेयर नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो हील करने के लिए क्राउन चक्र हील करें, थर्ड आई चक्र हील करें, आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करने की कोशिश करें, हार्ट चक्र को हील करें। और अफर्मेशन है आई कैन अंडरस्टैंड डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी यही आ रही है कि ये डिवाइन गाइडेंस को समझ नहीं पा रहा है। 21 नंबर कार्ड, 21 नंबर कार्ड, पास्ट लाइफ।
पास्ट लाइफ, यानी कि इसका पास्ट लाइफ इशू है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी पास्ट लाइफ में से चल रही है। अब इसमें भी देखिए आपको बहुत ही सारे सिग्नल दिखाई देंगे। देखिए 2 पर्सन दिख रहे हैं इसमें। शैडो ऑफ पास्ट लाइफ इज़ वॉकिंग विद यू, यानी कि जो पिछले जन्म का साया है वो साथ में चल रहा है। हर कदम पे पिछले लेसन्स याद आ रहे हैं, पिछले एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं। आपने नोट किया हो कभी, तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ पहले भी हुई है हमारे साथ, तो ये पिछले जन्मों की चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ हो रही है लाइफ में उसमें लास्ट बर्थ साथ साथ चल रहा है। बर्ड्स, जो इसमें बर्ड्स दिखाए गए हैं ऊपर, वो है डिवाइन इज़ गाइडिंग यू इन दिस बर्थ, बर्ड्स आर मैसेंजर ऑफ लास्ट बर्थ। मतलब कि ये जो बर्ड्स हैं ये गाइड कर रहे हैं आपको कि पीछे से ये एनर्जी आ रही है उसे क्लियर करो। तो यहाँ पर आप कौन गाइड कर रहा है? बर्ड, यानी कि एनिमल स्पिरिट। ठीक है, तो एनिमल स्पिरिट दे सकते हैं, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ दे सकते हैं, या फिर उन्हें ये कह सकते हैं कि एनिमल स्पिरिट से जुड़िए, उनके ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सनसेट है, सनसेट हो रहा है। टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग, सम मेमोरीज आर अनक्लियर नाउ, अ न्यू सन विल कम एंड इट विल क्लियर एवरीथिंग एंड यू विल हील इट। मतलब अगर ये जो सन है जो डूब रहा है, उसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स का जो है वो एंड होने वाला है। कुछ मेमोरीज अनक्लियर हैं, उनको ख़त्म करना है, और बहुत जल्दी टाइम चेंज होने वाला। मतलब ये जो जैसे ही अंधेरा होगा, है ना, सन सेट हो जाएगा तो अंधेरा होगा, तो जो साया होता है अंधेरे में, क्या कहते हैं कि जो साया होता है वो छोड़ जाता है। तो जो पिछले जन्म का साया है वो छोड़ जाएगा, और जो नया सन आएगा उसमें आप हील होकर बाहर आएंगे। ठीक है, उसमें जो साया साथ में होगा वो इस जन्म का होगा। ठीक है, तो मतलब टाइम, जो बैड टाइम है वो अब ख़त्म होने वाला है। अब देखिए इसमें जो एक ये ट्री दिख रहा है आपको, सूखा हुआ ट्री है। ट्री इज़ बिहाइंड द लास्ट बर्थ। देखिए जो ये पर्सन है, ये वाला पर्सन है, ये जन्म है, और ये जो पर्सन है वो लास्ट बर्थ का साया है। ठीक है, साया हमेशा पीछे चलता है। ठीक, और आपके लिए ये आगे है, लेकिन पर्सन जा उस डायरेक्शन में रहा है, तो मतलब वो आगे है और ये पीछे है। तो जो ट्री बिहाइंड द लास्ट बर्थ शेडो मीन्स लास्ट बर्थ वाज नॉट सो गुड। मतलब ये देखिए, ये जो ट्री है ये एकदम सूखा हुआ है, ये जो ट्री है पूरा सूखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो पिछला जन्म था ना वो बहुत अच्छा नहीं था इस इंसान का, इसलिए इतने सारे इसके लेसन्स हैं वहाँ पर। देयर वॉज सैडनेस, अनहील्ड इश्यूज़। ठीक है, तो ये बहुत सारे उसके इश्यूज़ थे पिछले जन्म में। रिलेशनशिप्स भी रिलेटेड थे, मनी से रिलेटेड भी थे, हेल्थ से रिलेटेड भी थे। मतलब पूरा बैड था उसका जो पिछला जन्म। ये जो है वो न्यू सोल, मतलब ये पर्सन जो आपके पास आया है ना, ये मोर देन 90% चांस कि ये जो है वो न्यू सोल होगी। क्योंकि जो न्यू सोल होती है ना उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लेसन्स होते हैं। न्यू होती है एकदम से, कुछ भी उसने हील नहीं किया होता, बहुत सारे लेसन्स होते हैं। और ओल्ड सोल जो होती है थोड़ी मैच्योर हो जाती है, तो उसको थोड़ा इमोशनली भी बैलेंस होती है, ये चीज़ होती है। तो ये जो पर्सन आपके पास आया है वो लगभग, ये ट्री पे आपका ध्यान जाता है तो वो न्यू सोल होगी। न्यू सोल और ओल्ड सोल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और यूट्यूब पे तो हर चीज़ का आंसर है ही। खैर, अब हम देखते हैं कि इसको हील कैसे करना है। या तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं, रूट चक्र को हील कीजिए। बाकी रिलेटेड चक्र को तो हील करना ही है, रूट चक्र को हील ज़रूर करना चाहिए। रूट चक्र के पास एक पॉइंट होता है जो रूट चक्र से कनेक्टेड होता है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज वहाँ होता है। ठीक है, अफर्मेशन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कीजिए, सोलर प्लेक्स को हील कीजिए। अफर्मेशन, आई एम हीलिंग ऑल माई पास्ट लाइफ इश्यूज़। ओके, मैंने अपनी पास्ट लाइफ के सभी इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया है। अब देखते हैं हम 22 नंबर कार्ड।
22 नंबर कार्ड आपको क्या बता रहा है? बर्थ ट्रॉमा। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो पंडित कुंडली बनाता है, ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम पैदा होते हैं हर दिशा से हमें एनर्जी मिलती है। उस टाइम पे जो लोग वहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि एकदम से दुनिया में आते ही वो एनर्जी कैच करेगा ना पर्सन, तो उस टाइम पे जो लोग वहाँ होते हैं, डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, ये सब चीज़ों की भी, इन सब की भी एनर्जी को ये कैच कर लेता है। और फिर ये तो एकदम न्यू बर्थ है, पैदा हुआ है बच्चा, तो वो एनर्जी उसके अंतर तक चली जाती है। आज हमारे पास आसपास कोई पर्सन होता है तो हम उसकी एनर्जी कैच करते हैं ना, है ना। हम कहते हैं ना कि ऑरा वीक है तो एनर्जी, तो ये बच्चा जो पैदा हो रहा है वो तो कितना वीक होगा एनर्जी लेवल पे भी, है ना। तो वो उस टाइम पे जो लोग होते हैं ना आसपास, उनकी एनर्जी को ये कैच कर लेता है, और उस टाइम जो एनर्जी को वो कैच करता है वो तो उसकी अंतर तक बस जाती है ना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो होती है उसके हिसाब से होता है। तो फिर ठीक है, अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, हैंड, ये जिस पर्सन ने इसको पकड़ा हुआ है, जिस पर्सन ने इसको पकड़ा हुआ है उसके हाथ को देखिए। तो ये नर्स का हाथ भी हो सकता है, डॉक्टर का हाथ भी हो सकता है, किसी का भी हाथ हो सकता है। मतलब कि इस पर्सन ने, इस बच्चे ने, फैमिली मेम्बर नहीं, जो और लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे ना, उनकी एनर्जी को कैच किया हुआ। ठीक है, तो आप इस केस में इसमें मैं थोड़ा सा अलग अलग बता देती हूँ। कोड कट करेंगे उस पर्सन से, उस टाइम ट्राइबल हीलिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, बेबी का जो एक हाथ एकदम पूरा खुला हुआ है, ओपन हैंड, ओपन, ये वाला हाथ ओपन हैंड। ठीक है, इसमें फिंगर्स कैसे अलग अलग शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे को पैदा होते ही 5 एलिमेंट की एनर्जी पूरी नहीं मिली। ठीक है, तो इस केस में आपको 5 एलिमेंट हीलिंग करनी पड़ेगी। 5 उंगलियों के जो टिप्स हैं उसके ऊपर आप हीलिंग के सिंबल बना सकते हैं, क्योंकि हीलिंग करने के लिए वो हमारे 5 एलिमेंट को अगर हील करना है वो सबसे बेटर है। ठीक है, मेथड 5 उंगलियों के टिप्स पे, क्योंकि हर फिंगर जो है हमारा एक एलिमेंट शो करती है। अब देखिए, यहाँ पर एक वेट मशीन पड़ी है, ये देखिए यहाँ पर वेट मशीन है। देखिए, वेट मशीन क्या कहती है? वेट में बी लेस और मे बी ही डज नॉट गेट ए प्रॉपर फर्स्ट मील और प्रॉपर फीड आफ्टर बर्थ। मतलब कि या तो इसको प्रेगनेंसी में पूरा खाना नहीं मिला, लेकिन प्रेगनेंसी पॉइंट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बर्थ ट्रॉमा है। तो जो पैदा होते ही बच्चे को फर्स्ट फूड मिलता है वो प्रॉपर नहीं मिला। जैसे कि मदर फीड जो फर्स्ट होता है, कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, वो नहीं दिया गया। जैसे कि कई लोग निकाल देते हैं, कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन जबकि कहा जाता है वो अच्छा है। या फिर ये बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं होगा। रोने से भी जो फर्स्ट एक्टिविटी है, मतलब जो वेट है, वो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम भी हो सकती है इसमें, कि वो उस टाइम पे रोया नहीं हो, या 1 सेकंड बाद रोया हो, थोड़ा टाइम लेकर रोया हो, या फिर रोने के बावजूद भी उसकी पूरी नसें खुली ना हो। रोना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन और वो सब एनर्जी जो है पूरी उसकी बॉडी में जाती है, इसलिए रोना ज़रूरी है कहते हैं। तो वो रोने से उसको प्रॉपर हीलिंग नहीं मिली है उस टाइम पर, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए, और ये बच्चा जो है, ये जो रोने वाली प्रॉब्लम है वो आपको इस बच्चे की इस फेस से दिख सकती है, क्योंकि ये चुपचाप है, रोता हुआ नहीं है। ठीक है, अब और हम क्या देखेंगे इसमें, जो इसकी बेडशीट है, देखिए बेडशीट जो कलरफुल बेडशीट है, देखिए ये वाली बेडशीट है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब डिलीवरी होती है तो जो मदर होती है ना, तो वो भी कई चीज़ों से गुजर रही होती है। पेन का डर होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, वीकनेस होती है बॉडी में, या फिर कई मदर्स को फियर होता है कि मुझे तो लड़की होनी चाहिए, मुझे लड़की होनी चाहिए, या किसी को लड़का ही चाहिए होता है, फैमिली का डर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो या फिर ऐसा होता है डिलीवरी के बाद मैं कैसे करूँगी, कहीं ऑपरेशन ना हो जाए, इस तरह की बहुत सारे फियर होते हैं। तो उनका इफ़ेक्ट भी बच्चे पे आता है, क्योंकि वो तो
निकलने के लिए रेडी है बाहर, उसके मन में, बच्चे के मन में और भी फियर आ जाता है कि हाँ मुझे बाहर जाने के बाद ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो कलरफुल जो बेडशीट दिखाई जा रही है यहाँ पर, यानी कि स्ट्रगलिंग फीलिंग ऑफ मदर, वो जो मैंने अभी मदर का बताया आपको, वो ये शो करता है, ठीक है। देखिए ये बेडशीट एक तो यहाँ पर पड़ी हुई है, बेड पे बिछी हुई है, देखिए ये डबल बेड दिख रहा है देखने के लिए, है ना, लेकिन सेम चादर यहाँ पर भी पड़ी हुई है। और कैसी पड़ी है, ऐसे ही रफ लपेट, सॉरी कार्ड ऊपर चला गया, ये देखिए यहाँ पर बेडशीट बिछी हुई है और ये देखिए सेम चादर जो ऐसे ही पड़ी हुई है। ये पिलो कवर भी हो सकता है लेकिन रफली पड़ी है, यानी कि बहुत स्ट्रगल किया है, तो डिलीवरी टाइम बहुत लंबा चला होगा या तो, ठीक है, या फिर ऑपरेशन भी हुआ होगा तो शायद कुछ क्रिटिकल रहा हो, ठीक है। अब देखिए हेड जो है इस बच्चे का, हेड देखिए, हेड पे ध्यान दीजिए, ये जो हेड है, हेड पे देखिए क्या है कि हेड इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, कुछ जैसे बाइसेप से करते हैं कई बार या कुछ भी है, तो उसकी हेड पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से उसकी जो फिज़िकल बॉडी है उसमें भी कुछ असर हो सकता है, ठीक है। फिर है क्लोज आइज़, ठीक है, इस बच्चे की आंखें देखो बंद हैं, यानी कि वो आंखें नहीं खोल रहा है, वो किसी चीज़ का वेट कर रहा है, जैसे कि कहते हैं ना हम, आपने कहीं देखा हो कि नहीं मैं जैसे किसी का ऑपरेशन होता होगा तो मैं सबसे पहले इसको देखना चाहती है, उसको देखना चाहते हैं, तो इट मीन्स ये किसी का वेट कर रहा है, ठीक है, वेटिंग फॉर पर्सन, यानी कि इसकी विश जो पैदा होते ही थी कि मैं इसको पहले देखूँगा वो, तो वो पूरी नहीं हुई है इसकी विश, तो फुलफिल्ड विश भी कहा जा सकता है। देखने से ज़रूरी नहीं है कि भाई कि हाँ ये तो एक सिग्नल है, ये चीज़ हो सकती है कि भी उसकी कोई विश थी कि मेरे को पैदा होते ही ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है कि मुझे पैदा होते ही ऐसा वेलकम मिले कि भी हाँ बच्चा ऐसा है वैसा है, स्वस्थ हो, ये हो, तो मेरे को बहुत वेलकम मिले घर से, लेकिन वैसा वेलकम उसको मिला नहीं, तो ये कुछ उसकी अनफुलफिल विश है। तो हील करने के लिए टाइम ट्रैवल हीलिंग कर सकते हैं, और जो बर्थ टाइम पे लोग थे, डॉक्टर नर्स, उनको भी हील करें, क्योंकि उन्होंने हीलिंग, उनसे हीलिंग मिली, अगर हम उन्हें हील करेंगे तो यहाँ की एनर्जी भी ऑटोमेटिकली हील होगी। कोट कट कर सकते हैं, शुड बी थैंकफुल और हील्ड ऑल पर्सन्स, स्वीपर खास तौर से जो होती हैं। और अफर्मेशन है, आई एम हैप्पी विद माई बर्थ प्लेस, बर्थ टाइमिंग, देयर वर ऑल पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मैं अपने बर्थ प्लेस से खुश हूँ, बहुत अच्छा था, वहाँ पे मुझे सब पॉजिटिव एनर्जी मिली, और वहाँ की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी थी वही मैंने ग्रैब की, जो नेगेटिव थी वो छूट गई। इस तरह का अफर्मेशन करना है। हाँ, अब देखिए ये है ब्लैक मैजिक 23 नंबर। अभी पहले हमने देखे थे फियर के कार्ड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें एक जैसी लगभग होती हैं। नज़र का कार्ड, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक क्या कहता है, कई लोग क्या है शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। जाने अनजाने वो अपने कर्मा कर रहे हैं, साथ साथ भले अपने आप को हील कर रहे हों, लेकिन कर्मा हील करते रहना और क्रिएट करते रहना वो गलत है। शक्तियों का कभी भी गलत प्रयोग नहीं करें, ओके। तो अब देखिए ये है बैड कर्मा। तो नेल्स इन बॉडी, नेल्स मतलब यहाँ पे ये जो कील हैं, ये जो कील डाले गए हैं बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर कील दिख रहे हैं आपको, मान लीजिए ये कील आपको दिखता है, ये बॉडी के अंदर है, ये है, ये बॉडी के अंदर है। अब ये है, ये भी बॉडी के अंदर है, लेकिन ये बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, ये वाला बॉडी के बाहर है, ये बॉडी में है, ये बॉडी में है, ठीक है, ये बॉडी में है, ये बॉडी में है। तो जो बॉडी में है, ये देखिए ये भी बॉडी में दिख रहा है, ये भी बॉडी में दिख रहा है, जो ये बॉडी को टच नहीं कर रहा है। तो जो कील बॉडी में लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ब्लॉक बॉडी के अंदर हैं, लाइफ के अंदर हैं, उन्हें निकालने में टाइम लगेगा, एक एक को हील करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। और जो बॉडी के बाहर हैं, ये जो बॉडी के बाहर है ना, इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया है उसकी नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो इस तरह से भी कुछ ब्लॉक डाल देते हैं कि कोई हील ना कर पाए।
या फिर अगर ये कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं उस चीज़ का तो मुझे पता चल जाए। इस तरह की भी चीज़ें वो करते हैं। तो यानी कि ये जो बाहर के कील हैं, देखिए कई बार आपको ये बॉडी ही पूरी हाईलाइट होगी, आसपास नहीं होगा, इट मीन्स कि ब्लॉक है, किसी ने किया था, ब्लैक मैजिक है। आप क्लीन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बाहर वाले दिखाई देते हैं तो इट मीन्स कि उस पर्सन की नज़र है आपके ऊपर, कि जैसे ही आप हील करेंगे वो और फेंक देगा, जैसे ही आप क्लीन करेंगे इनको वो और डाल देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एंजल माइकल जी से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इनमें मैं अलग अलग बता रही हूँ। तो ये अगर आपको दिखते हैं तो बहुत 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 पावरफुल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन ब्लैक मैजिक और इन सब से हनुमान जी देते हैं, एंजल माइकल जी देते हैं। तो ये ज़रूर करें। ठीक, तो हील करने के लिए लामा फेरा हीलिंग कर सकते हैं आप, और मैजिक रेकी हीलिंग कर सकते हैं, और डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी हीलिंग कर सकते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन रेकी मैंने मेरे चैनल पे फ्री दिया है, अगर आप हीलर हैं या कोई भी हैं आप वहाँ से अटेनमेंट ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं। और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। अफर्मेशन क्या है, प्रोटेक्शन मंत्र भी दे है। मैं यहाँ पे आपको एक इसमें अफर्मेशन नहीं है कोई भी, आपको ये सब करना ही होगा, सिर्फ अफर्मेशन से नहीं होगा क्योंकि ये ब्लैक मैजिक है। तो प्लीज़ डू हनुमान चालीसा 40 दिन के लिए कम से कम दें। अब मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ जो मैंने बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ दे रही हूँ, बलाएं कवचाएं हूँ। इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। ये करने से क्या होगा कि आपका जो रिमूव करेंगे ब्लैक मैजिक, तो और जो ये सब उसने रेडी कर रखा है कि भी यहाँ से ये निकले और डल जाए, तो क्या होगा, एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाएगी और ये जो है वो आएगा नहीं। और तो ये सिर्फ बलाएं कवचाएं हूँ जाप करने से नहीं होगा, जो एनर्जी अंदर आ चुकी है उसे तो रिमूव करना पड़ेगा, बाकी और ना आए नेगेटिव एनर्जी, उसके लिए ये जाप आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 24 नंबर का कार्ड। 24 नंबर है, देखिए क्या है, कभी कभी क्या होता है, अगर आप हीलर हैं ये तो, या फिर आप टैरो रीडर हैं तो भी ये आपके लिए हो सकता है। देखिए क्या है कि जहाँ तक मैंने समझा है चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ही आए और मेरे अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से मैंने जो चीज़ देखी है कि सबका सॉल्यूशन सब नहीं करते हैं। जैसे राम जी ने जिनका भला किया, उन्हें पता था कि राम जी उनका भला करेंगे। कृष्ण जी ने जिसका भला किया उनको पता था कृष्ण जी करेंगे। तो राम जी ने जिसका भला किया उसका भला कृष्ण जी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो राम जी के लिए काम था। तो माध्यम होते हैं सबके, तो आप इस पर्सन का माध्यम नहीं है। अगर ये कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप इसका माध्यम नहीं हैं। उसे सलाह दें कि वो किसी और हीलर के पास जाए, किसी और टैरो रीडर के पास जाए, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन आपसे 10 साल से हीलिंग ले रहा हो, फिर भी कभी कभी किसी काम के लिए कोई और होता है। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से करना है। लेकिन हम एक सोशल वर्कर हैं, सिर्फ आप उसको इतना बोल के भेज नहीं सकते हैं, आप उसे भेजें, साथ में उसकी हीलिंग थोड़ी करें। अब हीलिंग कैसे करनी है आपको, कि उसका जो सही माध्यम है, उसका जो सोर्स है इस काम के लिए, वो उसे बहुत जल्दी मिल जाए। और अगर आप उस पर्सन को ये अफर्मेशन दे सकते हैं, आई एम इन द राइट डायरेक्शन ऑफ माई डिवाइन सोर्स ऑफ सक्सेस, मेरी सफलता का माध्यम जो भी है मैं उसके अंडर आ गया हूँ। इस तरह से आप अफर्मेशन दे सकते हैं उसको करने के लिए। और इसमें ना कई बार कई लोग क्या है कि ये सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे कैसे बोल दें, हम हीलर हैं, हमें ये नहीं करें। हीलिंग आप उसकी करें, लेकिन जो सही तरक्की उसको मिलेगी, सही माध्यम में जाके मिलेगी, उसको फ्री हीलिंग दें। ठीक है, वो फ्री हीलिंग दें। और उसे कहीं कभी कभी हमें परमिशन नहीं मिलती है किसी केस में, तो उसका मतलब यही होता है कि हम माध्यम नहीं है उसका, और उसे उसके राइट डायरेक्शन में उसको आगे भेजें। 25 नंबर कार्ड, 25 नंबर कार्ड अदर्स। देखिए ये क्या है कि क्या होता है, ये मैंने जो 29 कार्ड्स बनाए हैं वो मैंने ये कार्ड बनाए हैं कि जो मैंने अपने इतने सारे केसेस सॉल्व किए
और जो मैं स्टडी कर रही हूँ, इंट्यूशन पावर से मुझे ये सब मिला है। तो ये ज़रूर लाइफ है, वो लर्निंग प्रोसेस है। मैंने सब कुछ सीख लिया ऐसा नहीं है, आपने सब कुछ सीख लिया ऐसा नहीं है। जो पर्सन धरती पर है, भले वो किसी भी लेवल पे हो, वो मतलब सीख रहा है अभी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा रीज़न हो जो इन 29 कार्ड्स में नहीं हो, वो आपको ही मिलेगा किसी तरह से। तो ये कार्ड अगर आपको आते हैं तो आप अपने एंजल्स को, अपने गाइड्स को प्रेयर करें, वो आपको सही माध्यम देंगे, उनसे मांगिए। और आपको कोई और रीज़न पता चलता है तो मुझे भी बताइए, ताकि मैं इन कार्ड्स में उनको ऐड कर सकूं। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ मेरे सामने आज तक नहीं आई है, या मेरा ध्यान उस पर नहीं गया है, तो इन में से आपके जो क्लाइंट है उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको यही गाइड करूँगी कि जो एंजल गैब्रियल जी का मेडिटेशन करिए उस पर्सन के लिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले, और वो निकाल के देंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं ये सब जो निकल के आए हैं वो सब एंजल गैब्रियल जी की हेल्प से ही आए हैं, एंजल्स की हेल्प से आए हैं, क्योंकि वो एक मैसेंजर होते हैं। 26 नंबर कार्ड, 26 नंबर कार्ड देखिए, इसमें क्या है, ये बहुत सारे चक्रा, ये सब जो है चक्रा हैं, ये नाड़ियाँ हैं। प्रॉपर इस तरह से हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन ये सिग्निफाइज क्या है कि ये माइनर चक्रा है, यानी कि इस पर्सन के मेजर चक्रा में भी हील हूँ। ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे एक टैंक भरा हुआ है, अब उसमें से आप छोटे छोटे मटके भर रहे हो, लेकिन एक मटके पे तो लिड लगी हुई है, तो वो भरेगा कैसे। तो इसी तरह से जो मेजर चक्रा हैं उनके साथ कई माइनर चक्रा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन खुद ही माइनर चक्रा ब्लॉक है, तो ये मेजर चक्रा उस एनर्जी को कहाँ भेजेगा, कैसे भेजेगा। तो माइनर चक्रा इसके ब्लॉक है। ये आप 114 चक्रा होते हैं हमारे टोटल, उनको हील करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए शॉर्ट मेथड्स होते हैं। ये 114 चक्रा वाला मेरा चैप्टर अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसमें सिंपली यही है कि जो माइनर चक्रा हैं वो ब्लॉक हैं, और उनके लिए आपको एक एक अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। अफर्मेशन से, हीलिंग से, रेकी हमारे ऐसी है शक्ति है हमारे साथ, जिसको हम डिस्टेंस सिंबल से हर चक्र से कनेक्ट कर सकते हैं। 27 नंबर कार्ड, 27 नंबर कार्ड क्या कहता है, देखिए ये लेडी क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को महसूस कर रही है, अपने आप को फील कर रही है, यानी कि सेल्फ लव। सेल्फ लव, सेल्फ लव क्या है, इस लेडी पे या तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा, अगर आपको ये इंजॉय करती हुई दिख रही है तो इसका मतलब इसमें सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप को इतना ज़्यादा महत्व देती है कि दूसरे काम से कोई लेना देना नहीं है, खुद के सजने संवरने में, खुद के एंजॉय में, रेस्ट में, इन सब चीज़ों में, दूसरी चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं है। किसी काम के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो वो उस काम को छोड़ देती है। पैसा वगैरह सब कुछ चाहिए, लेकिन रेस्ट ज़रूरी है। सेल्फ लव, भाई मैं अपनी हेल्थ देखूं या जॉब देखूं, थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है तो नहीं, मैं अपनी हेल्थ देखूं या अपनी जॉब देखूं, ये इस तरह से करके छुट्टियां पे छुट्टियां करते जाते हैं। इस तरह का इसका दूसरी चीज़ों को बिल्कुल अहमियत नहीं देती। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, तो ये आपको इसके पोस्चर और उन सब चीज़ों से पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपको ये जो, देखिए ध्यान से देखिए इसको, आपको इसके हैंड्स नहीं दिख रहे होंगे। अगर आपको इसकी बॉडी में, आप जब इसकी बॉडी पे जाते हैं आपको फेस एक्सप्रेशन हैप्पी दिखता है तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको इसका थोड़ा सा भी ऐसा फील होता है कि उदास है या कुछ है, तो इसमें मतलब उसको खुद से प्यार नहीं है, सेल्फ लव की कमी है, इसलिए उसको किसी चीज़ में तरक्की नहीं मिल रही। हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुद से प्रेम नहीं होगा तो हम खुद के लिए तरक्की के लिए कैसे करेंगे, अपने सपने पूरे करने की कैसे करेंगे, और दूसरों से भी प्यार नहीं मिलता है तो, क्योंकि जो अधूरा इंसान होगा उसके पास क्यों कोई आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। और
आपको यहाँ पर ये देखिए, ये जो सूखा है और ये है, ये पूरे कार्ड पे इस पे ध्यान जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस लेडी को खुद को महसूस करने के लिए, खुद से प्रेम करने के लिए अकेले में आना पड़ता है। यानी ये भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करती है, यानी कि लोगों को एंजॉय नहीं कर पा रही है, लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर पा रही है। इसको अपने आप को बैलेंस करने के लिए इसको अकेले में आना पड़ता है, अपने सेल्फ लव को महसूस करने के लिए अकेले में आना पड़ता है। जैसे ही दूसरे लोग इसके सामने आते हैं, ये दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, यानी कि इसके अंदर सेल्फ लव की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है और लोगों को फेस नहीं कर सकती है। तो इसके लिए इसलिए वो ना तो जॉब कर पा रही, ना रिलेशनशिप निभा पा रही है। तो अकेलापन इसको ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले में खुश रहती होगी। ठीक है, तो हील करने के लिए इसको सेल्फ लव रेकी दें, हार्ट चक्र पर, थर्ड आई पर, क्राउन चक्र पर, और जो थ्रोट चक्र है उसको हील करें, थाइस को हील करें। सेल्फ लव मेडिटेशंस दे सकते हैं। और अफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ एंड अदर्स टू, कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी नहीं हो जाए कि दूसरों को इग्नोर करना चालू कर दें। 28 नंबर कार्ड, 28 नंबर कार्ड क्या कहता है? टाइम। टाइम टाइम बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ों का टाइम फिक्स होता है। अगर हम जिद करके कोई चीज़ जल्दी ले लेते हैं तो वो उसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं। तो वही केस ये है कि अभी टाइम है काम होने में, तो उसके लिए जल्दबाजी मत करो, ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ऐसा केस सुना था और बहुत सारे केस ऐसे मैंने देखे भी हैं। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे पहले ज़माने में होता था कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, बहुत सारी मन्नतें, इतनी मन्नतें मांग लेते हैं, इतना कर लेते हैं। तो अब जो या तो वो मन्नतें पूरी भी नहीं कर पाते क्योंकि इतनी मन्नतें मांग लेते हैं कि याद ही नहीं रहती हैं कि क्या है। या फिर क्या होता है कि उस पर्सन की किस्मत में वो लड़का है ही नहीं और इतनी ज़्यादा मन्नतें मांग कर भगवान को मजबूर कर दिया कि वो देना पड़ा। तो उस केस में क्या कार्मिक उठा के दे देता है भगवान, तो वो चीज़ बिगड़ गई। तो टाइम जिस चीज़ का होता है, अगर वो काम उसी टाइम पर हो, कभी कभी कई कामों में, तो अच्छा रहता है। लेकिन हीलिंग से हम करते हैं, टाइम को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी भी आप किसी के भी काम के लिए हीलिंग करें तो उसमें ये ज़रूर डालें कि जो सही समय हो उस समय पे हो, और वो सही समय अगर अभी आने से सब कुछ आगे सही रहता है तो ये हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अभी उसका समय आया नहीं है। और अगर ये देखिए, हीलिंग करते हैं हम इसलिए करते हैं कि जैसे 3 साल में जो काम होने वाला है वो 2 साल में हो जाए, है ना। लेकिन क्या है कि ये कार्ड स्पेशली जो शो कर रहे हैं कि काम टाइम पर ही होना चाहिए। अगर टाइम से पहले आपने किया उस काम के लिए, जिद की, वो काम तो हो जाएगा लेकिन आगे बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी की शादी के लिए हम करते हैं, तो वो शादी उसकी 1 साल, जैसे मान लीजिए अब हम कर रहे हैं कि 3 साल शादी के लिए टाइम मिला हुआ। अब वो 3 साल में जैसा कि हम सॉल कांटेक्ट करके आते हैं, तो वो ये 3 साल में कुछ लेसन सीख रहा है, कुछ जैसे लेडीज़ के लिए रिस्पेक्ट सीख रहा है। अब लेकिन हम उस चीज़ को प्रेशर करके 2 साल में कर लेते हैं, तो लेडीज़ के लिए रिस्पेक्ट उसमें आई ही नहीं है, तो वो सारी ज़िंदगी अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस काम के लिए इसको देख रहे हैं, अगर आप इसके लिए जिद करेंगे तो वो काम आपका बिगड़ जाएगा। टाइम से पहले ये काम नहीं होना चाहिए। तो यही कहेंगे कि टाइम नहीं आया, आपको टाइम के लिए वेट करना चाहिए। अब देखिए, इसमें ना मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। इसका जो अलार्म पॉइंट है, अलार्म इज़ रेडी टू रिंग, मीन्स देखिए ये जो पॉइंट उठ रहा है, इसका मतलब ये है ये स्थिति जब अलार्म बजने वाला होता है तो वो थोड़ा ऊपर होता है, जब बजता है तो वो ऊपर उठता है ना ये पुरानी घड़ियों में। तो इसका मतलब ये है कि समय आने वाला है। जैसे 5-6 महीने, साल, जितना भी है, जितना वेट आपने किया उससे बहुत कम टाइम अब बचा है, तो इसलिए वेट करें, अच्छा रहेगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना टाइम बाकी है, तो आप देखिए जिस नंबर पे आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट होता है, आप उसको उस नंबर, जैसे मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन 2 नंबर पे आता है, अब 2 नंबर 2 साल है, 2 महीने हैं, 2 वीक है, क्या है, उसको इस तरह से अपने हाथ में लीजिए और फिर फील कीजिए
ठीक है। इसमें मैं तो ऐसा करती हूँ वीक मंथ ईयर, वीक मंथ ईयर, वीक मंथ ईयर, वीक मंथ ईयर, वीक, जिस पे अपने आप जबान रुक जाती है वही है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, अब है इसमें जो हीलिंग है वो कैसे करनी है आपको। हीलिंग, एक चीज़ और नोट कीजिए, इसमें क्लॉक में 7 नंबर पर ही ये रुक रही है। 7 नंबर दिखा है और 7 जो है डिवाइन नंबर है, यानी कि ये यही कह रहा है कि डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करो। ओके, अभी हम जो बता रहे हैं इसमें हीलिंग कैसे करनी है, उसका पेशेंस हील करो। ठीक है, हम किसी काम की जिद कब करते हैं, जब हमें पेशेंस नहीं होता, हमें वेट नहीं हो रहा होता है ना। हम लोगों की बातों से तंग हो गए, अब हमें शादी करनी है, हमारे घर में लोग परेशान हो गए, पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस को हील कीजिए, सोलर प्लेक्स को हील कीजिए। ठीक है, एंजल ऑफ पेशेंस से हेल्प मांगिए, तो पेशेंस को हील करें। जब हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति के साथ एडजस्ट करने की बात करते हैं, तो वही चीज़ है कि पेशेंस। ठीक है, तो इस तरह से इस पर्सन को हील कीजिए। और अफर्मेशन के लिए आई कैन वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, आई कैन वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग मतलब मैं भगवान के समय के लिए इंतज़ार कर सकती हूँ। 29 नंबर कार्ड, 29 नंबर कार्ड देखिए, इसमें मेल फीमेल बने हैं, यानी कि मेल फीमेल एनर्जी इस पर्सन की इनबैलेंस है। ठीक है, ये सिर्फ मेल फीमेल एनर्जी नहीं है, अदर्स एनर्जी है। ठीक है, तो यानी कि मेल फीमेल एनर्जी अगर आप जो है इन दोनों को देख रहे हैं तो इसका मतलब उस इंसान में मेल फीमेल एनर्जी इनबैलेंस है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। देखिए, अब ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है। मेल फीमेल में एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो अच्छी तरह से। मेल फीमेल एनर्जी सब में होती है। अब एक आदमी में अगर फीमेल एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो है ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसलिए वो कोई मनी से रिलेटेड काम नहीं कर पा रहा होगा, है अपनी भी टेक केयर नहीं कर पा रहा होगा, अपनी टेक केयर के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता होगा, हेल्थ बिगड़ती होगी, या फिर उस पर्सन में अब सेल्फ केयर के लिए भी दूसरों को डिपेंडेंट है वो, तो वो फिर मैरिज जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे ले सकता है। या फिर मैरिड है तो अपने घर के लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होगा, भले लापरवाही में, या फिर जैसे कहते हैं ना, इसको तो पड़ी नहीं है। ठीक है, अपने घर की इसको दिखाई नहीं देता कि मेरी वाइफ इतना काम कर रही है, ये वो चीज़ें, तो वो कोई भी रीज़न हो, लेकिन इस तरह का बिहेवियर होगा। तो इस तरह से मेल फीमेल एनर्जी, इसी तरह से औरतों में भी मेल फीमेल एनर्जी होती है, उसकी मेल एनर्जी बढ़ी है तो वो सारे काम कर रही होगी। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, मेल फीमेल एनर्जी बिगड़ी हुई है। अब देखिए ग्रीन वुड, अगर आपका ध्यान इस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो इसका मतलब 5 एलिमेंट बिगड़े हुए हैं, और हमारा शरीर तो बना ही पंचभूत से हुआ है, तो अगर वो एलिमेंट्स बिगड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ आपको, मान लीजिए किसी का वाटर एलिमेंट बहुत बड़ा हुआ है, इसका मतलब उसका शरीर ठंडा रहता होगा, उसको जो है इमोशनल ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी जो है हर फीलिंग को जल्दी ग्रैब कर लेता है। मे बी उसे लूज मोशन जैसी फिजिकल बीमारी, क्योंकि हर चीज़ का इमोशनल इफेक्ट भी होता है और शारीरिक इफेक्ट भी होता है, और ब्लड रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि वाटर रिलेटेड चीज़ हो गई ना, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं आपकी 5 एलिमेंट। अब ग्रीनरी जहाँ आपको दिख रही हो ना, ग्रीनरी यानी नेचर से संबंधित चीज़, तो आपको ये 5 एलिमेंट की प्रॉब्लम है, और अगर मेल फीमेल दिखते हैं तो इसका मतलब मेल फीमेल एनर्जी की प्रॉब्लम है। तो हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 एलिमेंट के लिए आप आयुर्वेदा रेकी कर सकते हैं। मेल फीमेल एनर्जी और ये सब एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप आयुर्वेदा रेकी भी हीलिंग कर सकते हैं। और जो फिंगर के टिप्स होते हैं, जो फिंगर के टिप्स जैसे ये टिप्स हैं, इनके ऊपर हीलिंग कीजिए विद अफर्मेशन की 5 एलिमेंट बैलेंस्ड हैं। ठीक है, और जो क्रिया सिंबल होता है वो सोलर प्लेक्स पे डाल सकते हैं मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस करके। और अफर्मेशन क्या रहेगा, थैंक्स टू द अर्थ, स्काई, फायर, एयर, वाटर एंड ऑल एनर्जीज। तो इनको सबको थैंक्स करेंगे, क्योंकि धरती से हमें फीमेल एनर्जी मिलती है, आकाश से हमें फादर एनर्जी मिलती है, यानी कि
मेल एनर्जी मिलती है। तो मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस करने के लिए धरती और आकाश का धन्यवाद करें। 5 एलिमेंट के लिए सभी 5 एलिमेंट्स का। ओके, अब देखिए 30 नंबर कार्ड। 30 नंबर कार्ड क्या कहता है? हमने एक कार्ड पढ़ा था, देखा था पहले कि यू आर नॉट द सोर्स, है ना। उस कार्ड का मतलब क्या था कि आप माध्यम नहीं हैं, उसका माध्यम कोई और है। ये भी उसका दूसरा पार्ट है कि आप माध्यम नहीं हैं, लेकिन यहाँ चेंज है, ये पर्सन खुद अपना माध्यम है। हमें किसी भी चीज़ को, जब भगवान कोई काम देता है कि तुम्हें जाके लोगों का ये भला करना है, मान लीजिए किसी पर्सन को आपने, भगवान ने कहा कि तुम्हें कैंसर का इलाज करना है, तो क्या होगा कि कैंसर का इलाज हम कब करेंगे? जब हम कैंसर की बीमारी को समझ सकते हैं कि उससे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उस इंसान को, तो इसलिए उस चीज़ से सफरिंग होती है। डिप्रेशन का इलाज करना है तो मतलब हमें डिप्रेशन दिया जाता है कि उस चीज़ को हम पहले समझें कि ये क्या है, क्या तकलीफ़ होती है, क्या किस तरह से हम उस चीज़ को सहन करते हैं। तो इस तरह की उसकी स्थिति चल रही है, यानी कि उसका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है अभी। ये खुद हीलर बनेगा, ना कि ये अपना माध्यम खुद बनेगा, बल्कि ये दूसरों का माध्यम भी बनेगा। तो इसकी हीलिंग तो आप कीजिए ही। इसकी हीलिंग के लिए आपको, जैसा कि मैंने पहले उसमें दिया था, उसके लिए आप इसको जो है दे सकते हैं। पहले हम इसके सिंबल्स समझ लेते हैं। जो मेडिटेशन पोज है, ही कैन हील हिमसेल्फ, अपने आप को वो खुद हील कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये उसका पोस्चर बता रहा है। और उसके हार्ट में जो ये लाइट जल रही है, देखिए ये लाइट इसके हार्ट में जल रही है। इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इतनी नॉलेज है, ना तो ये खुद को हील कर सकता है, बल्कि दूसरों को हील भी कर सकता है, उन्हें रास्ता भी दिखा सकता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर, ये मैंने बुक में नहीं डाला हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जैसे मुझे अभी गाइडेंस आई है। ये एक ना, आपको देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे डैश डैश सा है, ये इस पर मेरा पहले भी ध्यान नहीं गया था। इसका मतलब ये है कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन में है, ये डिवाइन में प्रोटेक्शन में है ये, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, खुद ही एनर्जी इसके लिए काम कर रही है। ठीक है। तो इसका लाइफ पाथ क्या है? खुद को, दूसरों को हील करना अपने तरीके से। तो इसके लिए भी आपको इसी तरह हीलिंग करनी है कि जल्दी से जल्दी ये अपनी शक्तियों को पहचान सके, अपने आप को पहचान सके। ये बहुत बड़े प्रोटेक्शन में है और इस तरह से इसकी हीलिंग करनी है। इसको मेडिटेशन वगैरह करने के लिए आपको प्रेरित करना है और इससे अगर आप हीलर बनने में हेल्प करते हैं तो आपको बहुत 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 बड़ा फल मिलेगा। इसका बहुत अच्छे कर्मा क्रिएट होंगे आपके, क्योंकि जब हम किसी को इस पाथ पे जाने के लिए हेल्प करते हैं तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जब हम इस तरह से हील करते हैं तो हम एक पर्सन की नहीं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो भी आगे हेल्प करने वाला है। तो ये सब है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे नंबर 9825604804 पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।